की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। दोस्तों, कहते हैं जिस देश की महिला शक्तिशाली होती है वो देश भी तरक्की करता है और वो भी शक्तिशाली बन जाता है। हमारे भारत के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां पर विपरीत परिस्थिति होते हुए भी महिलाओं ने अपने साहस का झंडा गाड़ा है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी महिलाओं के एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं जिन्होंने अपना जीवन ही नहीं बदला बल्कि अपनी ब्रेवरी प्रूफ करके इस देश का नाम भी रोशन किया है। क्यों राज? एब्सोल्युटली। समय ज़ाया किए बगैर हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज के हमारे ब्रेव विमेन एंड ब्रेव मैन को। तो सबसे पहले मेरे लेफ्ट में है नैना सिंह धाकड़ जी। नमस्कार। ओम शांति। माउंटेनियर हैं। वेलकम मैम। शुक्रिया। एंड देन वी हैव नीलू मिश्रा जी हु इज एन इंटरनेशनल एथलीट। ओम शांति। हमारे साथ है डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। वेलकम सर। नमस्कार। और हमारे साथ है हमारी चौथी गेस्ट नीति सिंह जी, शी इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। नमस्कार। ओम शांति। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। हमारा इतिहास नारी की ब्रेवरी की, वीरता की कहानियों से सुसज्जित है। वीरता का संबंध शारीरिक शक्ति से कम और मानसिक या आत्मिक शक्ति से ज्यादा है। जब महिलाएं अपनी आंतरिक शक्ति को जगाती हैं, तो वे न सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाती हैं, बल्कि समाज में भी शक्ति, सहानुभूति और प्रेरणा की प्रतीक बन जाती हैं और समाज को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। महिलाएं अक्सर अपनी डेली लाइफ में कई रोल्स निभाती हैं। प्यारी माँ, डेडिकेटेड वर्किंग वुमेन, सहयोग करने वाली जीवन साथी और जिम्मेदारी भरी बेटी। इन डिफरेंट रोल्स में उनकी आंतरिक शक्ति को अनदेखा करने का खतरा होता है। ऐसे में राजयोग मेडिटेशन उनकी मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ बैलेंस रखने में मदद करता है। उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया के साथ बैलेंस करना सिखाता है। आंतरिक शक्ति की खोज अपनी असली पहचान से शुरू होती है। महिलाएं अपने अंदर की दुनिया में खोज कर सकती हैं, जहां उनका असली पैशन और इच्छाएं छुपी होती हैं, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के नीचे दब गई होती हैं। ये सेल्फ एनालिसिस जीवन में एक ऊंचा उद्देश्य बनाने का पहला कदम है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नैना सिंह धाकड़ जी से कि उन्होंने जो अचीव किया है वो बहुत ही कठिन है। उसके लिए बहुत साहस चाहिए, गट्स चाहिए, मनोबल चाहिए, सारी ताकत चाहिए। जब सारा समाज उस चीज के विरुद्ध था, फिर भी आपने हिम्मत कहाँ से लाई, हम जानना चाहेंगे। हाउ डिड यू अनफोल्ड, ये ब्रेव फैक्टर कहाँ से आया आपके अंदर और कहाँ से इतना साहस जुटाकर आप ये हासिल कर पाए? आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं आपकी आज तक की जर्नी। छत्तीसगढ़ के बस्तर की एक युवा और निडर पर्वतारोही नैना धाकड़ ने अपनी अविश्वसनीय पर्वतारोहण उपलब्धियों से दुनिया में तहलका मचा दिया है। उन्होंने केवल 10 दिनों की अवधि के अंदर दुनिया की 2 सबसे ऊंची चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की और कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके लिए उन्हें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नैना स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से प्रेरित रहती हैं और सोशल नॉर्म से मुक्त होकर अपने सपनों की जिंदगी जीने में विश्वास रखती हैं। अपने बस्तर गांव के लोगों में जागृति फैलाने के लिए वे विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी क्लासेस और लेक्चर्स आयोजित करती हैं।
एक अलग स्थान पर वे अपने स्थानीय लोगों को कुछ माउंटेन एडवेंचर ट्रेनिंग देते हैं। वह हमेशा अपने मैसेज से लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। बेटी नहीं है किसी से कम, बेटियों से ही मिलेगा देश को दम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। इसे मैं प्यारा क्वेश्चन ही कहूँगी, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी जो हमारे दर्शक हैं उनको, इवन हमारे जो भारत देश के जितने भी बेटियां हैं स्पेशली उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरा मिशन है, बेटी नहीं किसी से कम, बेटी से मिलेगा देश को दम। हम बेटियां ही हैं जो देश को दम दिलवाएंगी। भारत एक माता है, धरती एक माता है, और पुरुष प्रधान जो है वो हमारा बल है। जब तक हमारे पुरुष प्रधान हमें सपोर्ट नहीं करते वो हमें बल नहीं मिलता। और नारी एक शक्ति है। मैं ये जानती हूँ जब शक्ति और बल मिल जाता है तो ये पावर कोई भी काट नहीं सकता। इवन ईश्वर साक्षात रूप से आपके साथ होते हैं। तो ये जो मैंने इस फील्ड में जो आगे बढ़ा, जो लोगों की कठिनाई शब्द जो होती है ना कि ये तुमसे नहीं होगा, कठिन है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम लड़की हो, ये समाज के विरुद्ध है, मैंने उन सब चीज़ों को लांघना था। वो मेरे लिए नहीं लांघना था, मुझे उन बेटियों के लिए लांघना था जो चार दीवारी में घुट के मरने वाली है, जो घूंघट के अंदर अपनी दम तोड़ने वाली है, जो सिर्फ पतिव्रता और गृहस्थ जीवन में एक माँ के स्वरूप, बहू के स्वरूप वो घुटन में महसूस करने वाली थी। मुझे उन चीज़ों को तोड़ना था। बस एक चीज़ देखा मैंने अपनी माँ के साथ, और वो चीज़ों को मैं चाहती थी कि वो सब जाने कि सबके साथ ऐसे ही होना है। और उसे तोड़ने का एक जो वीरांगना होता है वो कहाँ से आएगा, वो मेरी माँ से मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री थी कि हम छोटे छोटे जब थे, जब पापा की डेथ हो गई तो उन्होंने, जो फैमिली का अनसपोर्ट होता है, जब फैमिली आपको घर से निकाल दिया होता है और आप रोड पे आ जाते हैं, इवन जब आपके आसपास वाले भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, उस सिचुएशन में आप मेंटली कितने प्रिपेयर होंगे जब आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने बिल्कुल अपने आप को एकदम गट्स कर लिया था, तैयार कर लिया था कि मैं रेडी हूँ हर चैलेंज के लिए। उन्होंने 9 घर में, मतलब आप सोचिए किसी के घर का जूठा साफ करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, और जो बचे खाने होते थे वो हमारे लिए लेके आती थी। मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में होके भी उनकी वाइफ सोचिए ये काम करती थी, क्योंकि उस समय एमपी हुआ करता था। पापा के डेथ के बाद एक ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ गया था कि मम्मी ने कभी अपने फैमिली पे हाथ नहीं फैलाया। मतलब उनको ये गट्स बन गया था कि मैं अपने बच्चों को किसी को मांग के नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ मेहनत पे फोकस करूंगी। उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आपकी मम्मी भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये ब्रेवरी है। करेक्ट। और वही एक चीज था कि मैंने मम्मी में देखा कि वो कभी किसी के सामने नहीं झुकी। वो कहती थी ईश्वर हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे साथ हमेशा रहेगा, बस आप विश्वास के साथ एक स्टेप लीजिए, अपना काम विश्वास के साथ कीजिए, हम हैं। तो जो बैकबोन्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बॉडी का पार्ट होता है। तो वो जो बैकबोन्स थी वो मेरी मम्मी थी। इस फील्ड के लिए ही नहीं, मैंने काफ़ी सारी फील्डों के सेलेक्ट करने में बहुत सारी परेशानियां आई, और इस परेशानियों के बीच में लोगों का यही कहना था, बिन बाप के बच्चे हैं, गलत ही करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, गलत ही करेंगे। आज मैंने मम्मी से ये चीज़ सीखा था कि कभी किसी को जवाब मत देना। अगर आज आप जवाब दे देते हैं तो आने वाले समय में वो जवाब आपको रौद्र रूप में बढ़ जाएगा, और वो रूप आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो मैंने यही सीखा है कि अपने काम के तौर पे मैं करती रही और उनका मुंह बंद होता रहा। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन था, लोग बहुत ताने देते थे, समझाते थे, इवन रोड में भी चलती थी तो लोग हंसते थे। आज मुझे सैल्यूट करते हैं। तो वो सैल्यूट पाने के लिए मैंने वो ठान लिया था कि मेरी माँ को आज घर से निकाला गया था, एक बहू के तौर पे, एक बेटी के तौर पे समाज वालों ने साथ छोड़ दिया था। एक नॉर्मली हम इंसान हैं, एक इंसान की तो मदद करते हैं, उन इंसानों की मदद में भी बुरी नीयत होती है, क्योंकि एक स्त्री जब तैयार होती है और बाहर खड़ी होती है, और एक स्त्री जब मजबूरी में खड़ी होती है, तो दोनों का सिचुएशन वही होता है कि बुरे नज़र में आ ही जाती है, लोगों की नज़र बुरी हो जाती है। सो ये मेरी छोटी सी लाइफ की एक जर्नी थी। इसमें मुझे कंटिन्यू 12 साल लग गए, और 12 साल में मैंने कितनी मुसीबतों का सामना फेस किया होगा। इवन हर एक जो होता है ना, मेन सिचुएशन में जब मैं एवरेस्ट के लिए क्लाइंब के लिए जा रही थी, तो काफ़ी इंडिया में क्लाइंबर्स हैं, मैंने हर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश किया। इवन कहते हैं ना कि हमारे हाथ में जब बजट नहीं होता तो हम सपने नहीं देख सकते। ना मेरे हाथ में पैसे थे, ना ही मेरे सपने बड़े थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था, लेकिन एक जुनून था अंदर। नैना जी, मैं ये देख रही हूँ कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो आपको आए जी, लेकिन वो जो मेंटल टफनेस था जी, वो आपने कैसे बना के रखा? मेरी माइंड सेटअप का कारण यही है कि कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत निराश हूँ, मैंने मम्मी के सामने आज तक खड़ी हुई कि मैं निराश हूँ,
आज तक मेरी मम्मी मुझे ये नहीं देखती कि कभी रोता हुआ या कभी उदास चेहरा, बस बंद किया और ईश्वर से ये कहा कि आपने मुझे इस कर्म के लिए भेजा है, मुझे बस शक्ति दीजिए कि मैं वो कर्म करूं। बस यही था मेरा माइंड सेटअप। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया, And proud of your mom. Salute to her. या शुक्रिया, शुक्रिया। एक्चुअली मैं राज यही बोलना चाहती हूँ कि जब कोई एक साहसी काम हम करते हैं और कुछ हटकर डिफरेंट करते हैं तो उसमें हमारे घर से जो कंडीशनिंग हमें मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। Correct. और उसी से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, मैं देख रही हूँ कि बचपन से इनको मम्मी का सपोर्ट रहा है, उसकी वजह से इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप यहाँ तक पहुँच पाए। Correct. बहुत अच्छी एक सीख थी जिसको आपने फॉलो किया और उससे आपकी टफनेस बनी रही और आप लगी रही उस काम पे। एक्चुअल में क्या होता है ना, जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे यही थॉट होती है कि बच्चा एक तो मजदूरी करके अपना जीवन चला लेगा जो लड़का है, और लड़कियां हैं तो वो ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेंगी, बहू बनेंगी तो उनको चूल्हे घर संभालने हैं, वो ज़्यादा पढ़ लिखना नहीं चाहती। तो हमारे घर पे भी ये बॉन्डिंग आ गई थी कि 7th के बाद तुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि मम्मी को वो प्रेशर दे दिए थे लोगों ने। मैंने मम्मी से एक रिक्वेस्ट किया था, मम्मी आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी मैं ज़िंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ, बस एक शर्त है मेरी कि मुझे शिक्षा से वंचित ना करें। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगी कि मुझे पैसे चाहिए, एक पेन लेना है, कभी नहीं। और आज तक मेरी मम्मी मुझे ये कहती कि मैंने तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। मैंने यही कहना है कि मेरी मम्मी ने मुझे इस संसार में लाया, इस संसार को दिखाया, यही मेरे लिए वो कर्मा है। क्या बात है, बहुत बहुत। नीति जी, आप भी एक छोटे से गांव से हैं, मदनपुर से आप मॉस्को पहुंच गई। आप छोटे से गांव से निकलकर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गई, आपने सर्जन्स को ट्रेन किया है जी। तो ये कहाँ से आई ये हिम्मत, कहाँ से आई ये जागृति? आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं आपकी आज तक की जर्नी। नीति सिंह एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनलिस्ट और सफल एंटरप्रेन्योर हैं। आपने इंदौर के प्रसिद्ध स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट कंपनीज में मोटिवेशनल लेक्चर्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वास्तुकला कंसल्टेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपको विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीति जी ने 2021 इंडो रशिया फ्रेंडशिप कार रैली में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छा सवाल है राज जी आपने जो मुझसे पूछा कि मदनपुर से मॉस्को तक। मदनपुर मेरा गांव है जहां मैं पली बड़ी हूं, और आज भी वहां पर एक भी शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन वहाँ स्कूल्स नहीं चलते हैं। एंड आई बिलोंग टू अ फैमिली जो बहुत वेल ऑफ थी। मतलब मेरे फादर का बिजनेस था, मेरे दादाजी फार्मर थे, और खदान है हमारी, माइंस हैं एक्चुअली, सैंडस्टोन की माइंस हैं। तो पैसा का भी लिमिटेशन नहीं रहा हमारी एजुकेशन की। लेकिन क्योंकि मैं ठाकुर फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो एक वो सोच होती है कि जैसा नैना जी ने बोला कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी फैमिली में ऐसा था कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं, क्योंकि मेरी मदर खुद ही एमएड और बीएड थी और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी वो उस टाइम में, और मेरे फादर लॉयर थे। मेरे दादाजी जो थे ही वॉज फर्स्ट मेल इन दैट एरिया टू बिकम पोस्ट ग्रेजुएट। तो वो लिमिटेशन कभी नहीं रहा। लेकिन ये बंदिशें ज़रूर थी कि लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम मत दो, पढ़ाओ लिखाओ सब करो लेकिन उनको फ्रीडम मत दो। एनीवेज अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर का देहांत हुआ 1995 में, व्हेन आई वाज ओनली इन 11th क्लास। और सडनली हमारा पूरा जो एक नॉर्मल पैम्पर्ड सेटअप था घर का, हम हमेशा बाहर पढ़े, सागर में पढ़े, मदनपुर सागर के पास एक गांव है, वहाँ हमने पढ़ाई करी। देन इंदौर गए पढ़ाई के लिए, क्योंकि मदर 11th क्लास में ही चली गई थी। तो सारे डिसीजंस, कहते ना कि जब आपकी माँ नहीं होती तो बाप भी तीसरा हो जाता है। तो जो भी डिसीजंस हमारे एडमिशन से लेकर के 12th के बाद मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो मेरा खुद का डिसीजन रहा। देयर वाज नोबडी टू गाइड अस कि नीति तुम्हें ये करना है या तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। लेकिन जब तक भी माँ बाप का साथ रहा, उन्होंने हमें ये सिखाया कि बेटा स्टेज पे बोलना सीखो, तुम बोलती अच्छा हो, तुम बोलना सीखो। तो वो एक मोटिवेशन हमेशा फादर से मिला, मदर से भी मिला। देन फाइनली मुझे ये समझ में आया कि आई want to do an MBA। मैं इंदौर आ गई। इंदौर में हम लोग अकेले रहते थे, हमारे पास हम खुद ही घर ढूंढते थे, अकेले हम लोग रहते थे, खुद ही हम टिफिन सेंटर्स ढूंढ रहे हैं या खुद खाना बना रहे हैं। एक बार तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि पापा पैसे भेजते थे, ड्राफ्ट बनता था, उसको कैश होने में 2 दिन लगते थे। टिफिन सेंटर का अगर अमाउंट टाइम पे नहीं दिया है तो हम भूखे भी सोए हैं। मैगी है लेकिन गैस खत्म हो गया, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है।
क्या करें भाई, चलो ठंडे पानी में करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो हम ठंडे पानी में मैगी को गला करके खाते थे और उसमें भी मजा आता था हमको। वी यूज्ड टू एंजॉय दैट। यार बहुत टेस्टी लग रही, मेरी सिस्टर को मैं बोल रही हूँ या मेरी सिस्टर मुझे समझा रही है, नीति बहुत अच्छी लग रही, खा लो, एंड खाकर सो जाते थे। तब भी हम परेशान कभी नहीं हुए कि या हम रोए हों या आई वॉज वेरी जॉली नेचर्ड। तो नोबडी मेड आउट कि वी हैव लॉस्ट मदर एट सो यंग एज। लेटली शादी हुआ, मेरे फ्रेंड से ही मेरी शादी हुई। इट्स अ लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज। ही वॉज फ्रेंड, तो उन्होंने सब देखा, मेरा स्ट्रगल देखा है कि कैसी अकेली रह करके लड़कियां इंदौर जैसे शहर में, क्योंकि इंदौर बहुत सेफ शहर है, कहीं ना कहीं जो मैंने पैर फड़फड़ाए या मैंने जो भी किया वो मेरे व्यक्तित्व को उसने शेप अप किया। एज अ हॉबी मैंने कार ड्राइविंग जारी रखी, क्योंकि क्लास 9th में मैंने कार चलाना सीख लिया था। ड्राइवर भैया को बोलती भैया आप इधर आओ, जब वो लेने आते थे स्कूल, मैं गाड़ी चलाऊंगी, एंड ही ट्रेन्ड मी। फिर इंदौर में कुछ कार रैलीज होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी फ्रेंड्स के साथ कि चलो वी विल हैव फन। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इंडो रशिया फ्रेंडशिप कार रैली in Moscow in 2021 and I have 2 children and the COVID भी second wave of COVID चल रहा था। तो अप्रैल के पहले 6 to 7 months का वो पीरियड था जहाँ हमको अलग अलग स्टेजेस क्रॉस करनी थी। दे वांटेड टू चेक एवरीथिंग, यू नो, कि आपके ड्राइविंग स्किल्स कैसे हैं या आपका प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, हाउ यू कैन डील विद पीपल, अगर आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, क्योंकि वी वर 8 people who represented India and 8 people from Russia and वहाँ से इंटरैक्ट करना था, वहाँ से इंटरकल्चरल काइंड ऑफ फ्रेंडशिप कार रैली, आप जैसा शब्द बता रहा है। तो मॉस्को जाकर के मुझे एक चीज़ मैंने सीखी, जैसा हमारा टॉपिक है ब्रेवरी, वहाँ जाकर मैंने ये देखा कि वहाँ पर रशियंस जो हैं, क्योंकि एक कार में एक इंडियन एंड एक रशियन। आई आस्क्ड माई पार्टनर इन इंग्लिश, नेचुरली हिंदी में तो नहीं पूछूंगी। He said, इशारे में, मुझे इंग्लिश नहीं आती, he meant, and I was surprised. He has participated in Indo-Russia friendship car rally, understood कि he doesn't know Hindi, even I don't know Russian, तो हम कैसे interact करेंगे? He proudly said, मतलब he took pride in his language कि मुझे रशियन आती है, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। तो ब्रेवरी एक ये भी है, to accept ourselves as we are। रशियन ने जो लेसन दिया, तो तब से मैं अपने कल्चर को और भी प्राउड फील करते हैं। आई एक प्राइड बीइंग एन इंडियन। विपरीत सिचुएशन थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, कोविड टाइम था, प्लस एक छोटे से गांव से निकलकर वहाँ जाना एक नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज़ नहीं है, फिर भी लेकिन उनके हस्बैंड ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने साहस जुटाया और इस चीज़ को कंप्लीट किया। वैसे ही नैना सिंह जी ने भी ऐसे ही किया, उनकी मदर ने डेफिनेटली सपोर्ट किया, पर उनके अंदर वो था, वो कहीं ना कहीं वो बिलीव था कि मैं इस तरह से अगर करूंगी, ये अप्रोच रखूंगी जीवन का, तो ये मतलब एटलीस्ट दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू एज माय एंड शो टफनेस एंड अचीव माय गोल। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ब्रेन को समझते हैं और हार्डवेयर जहां तक मैं समझता हूं कि सबके पास सिमिलर होता है, और सॉफ्टवेयर जो डाला गया है बचपन से, है ना, जो बिलीफ जो मम्मी ने इनके डाला, इनके हस्बैंड इनको सपोर्ट किया, तो क्या ये सॉफ्टवेयर सारा डिफरेंस पैदा करता है? वो ब्रेव फैक्टर निकालता है या फियर फैक्टर डालता है या साहस तोड़ने पर मजबूर करता है? ये हम आपसे जानना चाहते हैं, टेक्निकली इस चीज को समझना चाहते हैं कि कैसे इस सिचुएशन में वो अपने आप को उभारे और ब्रेव एग्जाम्पल लेके आए सामने। आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं आपकी आज तक की जर्नी। डॉक्टर स्वपन गुप्ता, आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS और MD किया है और GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से न्यूरोसाइंस में DM ट्रेनिंग और वेनिस इटली से एडवांस एपिलेप्सी ट्रेनिंग की है। डॉक्टर स्वपन वर्तमान में GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन के पीछे के विज्ञान, साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन मॉडर्न न्यूरोसाइंस, स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस पर आपका गहरा अध्ययन है। डॉक्टर स्वपन आध्यात्मिकता के पीछे के विज्ञान और ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट पर नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर एक उत्साही वक्ता हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी फेलोशिप अवार्ड
ILAE Bursary Award, सन सर्वोलो Bursary Award, सरोज झा बेस्ट पेपर नेशनल अवार्ड सहित कई नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। एक जगह हिम्मत है, एक जगह डर है। अभी नीति जी ने एक्सप्लेन किया कि वो मॉस्को तक तो पहुंच गई, लेकिन कोविड ने उनको डरा दिया। तो वो डर आता है अमिगडाला सेंटर से। तो ये तो टेक्निकल बात है। तो ये हमें जानना है सबसे पहले कि हमारे ब्रेन में दो अलग अलग हिस्से हैं। एक से आती है हिम्मत, एक से आता है डर। अब किसी में हिम्मत ज़्यादा, किसी में डर ज़्यादा। अब देखिए, हमसे सवाल पूछते हैं, सर डर को कैसे भगाएं? इस डर की वजह से हमें नींद नहीं आती है, हम स्ट्रेस में रहते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण बनता है, OCD जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया का कारण बनता है। जो बाहर की सिचुएशंस हैं, ये जो महिलाएं स्ट्रॉन्ग जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, इन्होंने क्या किया? जो बाहर की सिचुएशंस थी उनको ब्रेवरी से, करेज से सामना किया। और जो नैना जी ने बहुत ब्यूटीफुली शेयर किया कि इनकी मम्मी ने इनको कहा कि बेटा कभी किसी से गलत नहीं बोलना, वहाँ डरना, वहाँ डरना। तो अगर हम इक्वेशन ठीक कर लें, इक्वेशन क्या ठीक करनी है? कहाँ पर मुझे ब्रेव बनना है, कहाँ पर डरना है, कहाँ नहीं डरना है, कहाँ नहीं डरना है। जो बाहर की सिचुएशंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हमें पता है वो एक्सटर्नल हैं, वो प्रकृति का एक सुंदर खेल समझ सकते हैं। कोविड हुआ, हम डॉक्टर्स ने देखा जो लोग ब्रेव रहे वो इजीली पास ऑन हो गए और जो डर गए वो मर गए। और ये रियल में हुआ, आप सब जानते हैं। एक छोटा सा हम आपको एक्सपेरिमेंट बताएंगे जो न्यूरो साइंटिस्ट ने किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या किया, एक बंदर को लिया, वो बंदर को एक केला दिया और उसको केला खिलाया। बंदर को केला बहुत पसंद है और देखा उसके ब्रेन के कौन से हिस्से एक्टिवेट हुए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक और बंदर को लिया, उस बंदर को दूसरे बंदर को केला खाते हुए दिखाया। उसको केला खिलाया नहीं, वो सिर्फ देख रहा था और देखा उसके ब्रेन में कौन से एरिया एक्टिवेट होते हैं और पाया कि वही ब्रेन के एरियाज जो बंदर केला खा रहा था, जो बंदर देख रहा था, उसके ब्रेन में भी वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब हम सोचते भी हैं ना जो चीज़, वो चीज़ जैसे हम कर रहे हैं, हो रही है, वो सेम असर हमारे ब्रेन में डालता है। तो जब आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं और केवल अगर सोच भी रहे हैं तो ब्रेन में वायरिंग वही हो रही है। और वो वायरिंग जब हम सोचते हैं वो कैसे बनती है? जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वो स्टोर होती रहती है लाइब्रेरी में। और जब हमें सोचना होता है ना, तो मन क्या करता है, उस लाइब्रेरी में से जो उसके अंदर स्टोर होता है वो पॉइंट उठाता है और उसके हिसाब से वो सोचता है। या एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब हम अपने फियर में होते हैं या जब उस डर में होते हैं ना, तब भी वो एक कारण बनता है एक हिम्मत आने का। क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं कि जब आप बहुत डरे हुए हैं और एकदम से हिम्मत आती है आप में उस फियर को पार करने की। अमिगडाला जो फियर का फैक्टर है, जहाँ से डर पैदा होता है, वो सिंगुलेट गायरस जहाँ पर करेज आता है, उसको सिग्नल भेजता है, देखो डर आ रहा है। वहाँ से कौन सा केमिकल रिलीज होता है? एड्रेनालिन। आपने नाम भी सुना होगा, एड्रेनालिन रश। कोई डर होता है एकदम एड्रेनालिन, लेकिन अगले पल क्या होता है? नहीं मैं करूँगा। आपने जब रेसिंग भी किया होगा तो पहले थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन फिर एकदम एड्रेनालिन रश हुआ, मैं करूँगी। तो वो सिग्नल देता है कि ठीक है, अब आप एड्रेनालिन करो और करेज से काम को करो। लेकिन अगर हमारी वायरिंग ऐसी है कि डर है, नहीं मैं नहीं कर सकती, तो वो सिग्नल रॉन्ग सिग्नल जाता है, मतलब फिर हम ट्राई भी नहीं करते हैं। करेक्ट। तो वो सिग्नल को हमें करेक्ट करना है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपनी भाषा में ब्रेन रिवायरिंग। डर और ब्रेवरी को कैसे बैलेंस करना है और अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, ये बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई है। और इसी के साथ मैं नीलू जी आप पर आती हूँ। आप एक इंटरनेशनल एथलीट हैं, आपने हमारे इंडिया को बहुत मेडल्स दिए हैं और आज 50+ होने के बाद भी आप इंडिया के लिए मेडल्स ला रही हैं। तो हम आपकी ब्रेवरी स्टोरी भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी देखते हैं। नीलू मिश्रा भारत के वाराणसी से हैं और उन्हें
एक कुशल इंडियन स्प्रिंटर होने का गौरव प्राप्त है। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन ने 100 से अधिक इंटरनेशनल और नेशनल मेडल्स का एक इम्प्रेसिव कलेक्शन प्राप्त किया है। नीलू मिश्रा जी की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज के कारण वह वर्ष 1994 के दौरान भारत की चौथी सबसे तेज महिला एथलीट बन गई। व्यावसायिक रूप से नीलू मिश्रा उत्तर प्रदेश के विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। यह भूमिका एक ऐसे रास्ते के रूप में प्रकट होती है जिसके माध्यम से वह सक्रिय रूप से मार्जिनलाइज्ड महिलाओं और बच्चों के कल्याण और उत्थान की वकालत करती है। वाराणसी एथलेटिक क्लब का नेतृत्व करने में उनकी भागीदारी उनके समर्पण के प्रमाण के रूप में प्रतिध्वनित होती है। क्लब के महान उद्देश्य में अंडर प्रिविलेज्ड और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वंचित एथलीट्स का पोषण और सहायता करना शामिल है। नीलू जी के ठोस प्रयासों से उन्हें समाज में गरिमा और सम्मान के साथ एकीकृत करने में मदद मिलती है। मेरी स्टोरी मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आज से 35 से 38 साल पुरानी बात, क्योंकि अभी मैं 50+ हूँ। तो जब मैं 12-13 साल की थी मैं खेलना शुरू की। तो बस्ती एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अयोध्या और गोरखपुर के बीच में है, वहाँ से मैं पैदा हुई। कहते हैं ना कि जैसा दिखता है वैसे ही हम करना चाहते हैं। 1982 में एशियाड हुआ, हमारे देश की शान पीटी उषा जी ने अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते। तो वो पीटी उषा जी का जब नाम आया तो उनके बारे में अखबारों में मैंने पढ़ा, और आकाशवाणी होती थी तो आकाशवाणी में रेडियो में जो समाचार आते थे वो मेरे कानों में जाते थे। और बस एक चीज़ लगा, अचानक से मुझे फील हुआ कि स्पोर्ट्स में इनको इतनी इज्जत मिल रही है तो मैं भी इसी फील्ड में जाऊंगी, मुझे भी यही करना है। तो वो सोच वहाँ से निकली। और मैंने जब शुरुआत ट्रैक पे कंपटीशन में किया तो पहली बार हर्डल में मैं गिर गई। गिरने के बाद मेरी माँ बहुत अच्छे मतलब डिसिप्लिन टीचर थी और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा था। और मैंने जो भी सीखा है सब कुछ अपनी माँ से सीखा है कि जो जिद्दीपना और काम के प्रति अपना डिवोशन और दूसरे का केयर करना, सारा चीज़ मतलब एक महिला में आज के डेट में मैं देखती हूँ तो ऐसी महिला नहीं मिली। आज भी 72-73 साल की, पूरा घर का काम, सब स्टाफ है लेकिन वो पूरा बाहर का झाड़ू लगाना, गाय का सारा काम करना। तो जब मैं गिरी हडल में तो उन्होंने कहा, बेटा देखो जो गिरते हैं वही सीखते हैं, ये तुम्हारा सीख है, दोबारा ज़िंदगी में तुम कभी गिरोगे नहीं और इससे तुम सीखो। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। 95 में मेरी शादी तय हो गई। शादी के पहले मैंने करीब 12 नेशनल खेले हैं। यूपी रिकॉर्ड मैंने बनाया जो कि 12 डेट का है। इंडिया टीम में मेरा कैंप में सिलेक्शन हो गया, रेलवे में जॉब मिल गई। लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद यही बोला गया कि देखो तुम बेटा बहू हो, अच्छा नहीं लगेगा, हाफ पैंट पहन के दौड़ोगी। अब ये हाफ पैंट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोड़ा बना कि शादी के पहले जब दौड़ते थे तो मेरे रिलेटिव, मेरे चाचा और सब लोग बोलते थे, अरे ये हाफ पैंट पहन के इनकी लड़की दौड़ रही है, कहीं शादी नहीं होगी। तो वो चीज़ दिमाग में थी। मेरे फादर सोचते थे जल्दी से शादी करके निपटाओ, अब नहीं पढ़ाना है। शादी जब तय हो गई तो फादर इन लॉ ने बोला कि ठीक है तुम शादी के बाद खेलना। तो मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी हो गई। फिर थोड़ा सा पापा को लगा कि उनको स्लिप डिस्क था तो वो पैर से थोड़ा सा चल नहीं पाते थे। मदर इन लॉ घर में अकेली रहती थी, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे। तो मुझे कहा गया कि देखो घर में सब बीमार हैं, कौन देखभाल करेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बहू हो के हाफ पैंट पहन के दौड़ो। अब तो ऐसे लगे बस चूड़ी तोड़ के घर से भाग जाए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, शायद मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, भागने से कुछ नहीं होगा। बाई चांस ईश्वर की दया से, कृपा से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली महिला एवं बाल विकास में, तो वो एक मुझे सहारा मिला। अब बीच में मेरा बेटा पैदा हुआ 97 में। उसके बाद से 3 साल बाद 2001-2 में एक मिसकैरेज हुआ। उस मिसकैरेज का इतना साइड इफ़ेक्ट हुआ कि 3 साल तक लगातार मुझे ब्लीडिंग हुई। मेरा हार्ट, किडनी, लीवर कुछ भी मेरे पास नहीं था। मेरे हस्बैंड तो 2001 या 2 में 3 दिन तो ऐसे हाथ में लेके बैठे थे कि कब ये चली जाए, इसको घाट लेके अंतिम संस्कार में जाए। अरे बाप। तो पूरा घर समझ लिया था अब ख़त्म हो गई, क्योंकि जब एक्सरे आए पूरी बॉडी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी दिख रहा था। हार्ट के ऊपर झिल्ली बन गई थी, किडनी ऑलमोस्ट फेल्योर पे, अभी भी डॉक्टर के पर्चा में देखते हो ऑलमोस्ट फेल्योर पे जा चुका था। खैर
कुछ बाबा विश्वनाथ को कुछ कराना था मुझसे। उन्होंने 15 दिन का जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें धीरे धीरे मैं जान बच गई, जान बची। फिर मेरा इलाज चलता रहा, पीजीआई से भी चला, लोकल डॉक्टर से भी चला। तो 2001 से लेके 2007 तक मैंने 3 साल तो जो ब्लीडिंग हुई वो पीरियड रुकता ही नहीं था, इतना बुरा हाल था। उसके लिए बहुत सारे जैसे अबॉर्शन भी कराया कि शायद ठीक हो जाए। तो जितना दुख झेलना था, तो एक लड़की जो कि रिकॉर्ड बनाती है, एकदम टॉप पे रहती है, इंडिया टीम में उसका सिलेक्शन होता है, और अचानक से इन सब चीज़ों के बाद वो ऐसे बिस्तर पे पड़ जाती है और वेट भी काफ़ी 30-35 किलो। मतलब मेरा उस समय गर्दन और चेहरा ऐसे देखते तो कहते नहीं कि आप लोग ये नहीं, कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, सब लाइफ कुछ में खत्म भी हो करने गया का। था। 100 मीटर चलना भी मेरे लिए दुश्वार था। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो वो एक बट उस समय आपने अंदर से होप रखी थी उस समय? बिल्कुल, मैं ट्रीटमेंट कर रही थी उस समय, क्योंकि एक बस वर्किंग वूमन थी, जैसे नॉर्मली महिलाओं के साथ होता है कि बेटे को देख रही हूँ, सास को देख रही हूँ और नौकरी कर रही हूँ, घर पे आ रही हूँ, तो उन्हीं चीज़ों में उलझ गई थी। सबका मैंने बहुत देखभाल किया। मुझे अंदर से फिर एक दिन फीलिंग आई कि नीलू तुम तो सबके लिए कर रही हो, तुम अभी कि कुछ लोगों ने ऐसे ही कहा, मुंह से निकल गया घर के लोगों से ही कि हमेशा तो बीमार रहती, कौन सेवा करेगा। वो चीज़ मुझे शौक लगा कि नहीं, ऐसे लाइफ नहीं कटेगी। दोबारा फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था वॉक करना शुरू करो। तो जब वॉक करने के नाम पे हस्बैंड मेरे सपोर्ट के बोले नहीं तुम जाओ थोड़ा टहलो, तो मेरा तो खुराफात दिमाग कि स्टेडियम आया नाम, तो स्टेडियम मतलब मुझे दौड़ना है, उसके अलावा फिर बीच में बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट लिए, वो कोई कुछ फ़ायदा नहीं किया। मैंने पहले दिन डिसाइड किया कि चलो ठीक है, राजस्थान, दिल्ली, केरला, सारी जगह मैंने सर्च किया कि हाँ ये मास्टर्स चैम्पियनशिप में कैसे होता है, कहाँ कैसे जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं। लोकल भी लोग थे, भाई लोग, वो लोग मिल गए, मेरे कोच पुराने मिल गए, उनका सपोर्ट मिला। फिर स्टेडियम में एक कोच था, वो बोला कि सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं जाती, तुम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होता है, उसमें जाना चाहिए। तो इससे थोड़ा सा पंख लगा। बीमार हूँ, इतनी औकात नहीं है कि 100 मीटर दौड़ सकूं, लेकिन ये वहाँ तक जाने का सोच मेरा बन गया। फिर मैंने सारे नेट से रिकॉर्ड लगाया। उसी बीमारी हालत में स्टेडियम पहुँचे तो मेरे रामोद भैया कोच हैं, वो भी रेलवे में है, भैया हम दौड़ सकते हैं? बोले ठीक है। और 100 मीटर मैंने दौड़ा, जो इंडिया के बेस्ट 3 की टाइमिंग थी वो मैंने उसके बराबर टाइमिंग दी। उस बीमारी में सांस भी फूल रही, दर्द हो रहा था, तो बस हम बोले कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तैयारी करनी है। तो मेरी ये हालत थी, मतलब एडिमा हो जाता था, ऐसे ऐसे गड्ढे हो जाते थे सांसों की, हार्ट में पानी था, बॉडी में पानी भरा हुआ था, तो जब चलते थे सांस बहुत फूलती थी। वो धीरे धीरे फिर होम्योपैथिक डॉक्टर मिले, लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ था, किडनी तो इन्फेक्टेड थी, तो कहते ना एक जगह आग लगी तो पूरे घर में आग लगी थी। फिर शुगर, बीपी, अस्थमा, सारा चीज़ घेरता चला गया। और मैंने 3 महीने में 30 किलो वेट कम किया। उसके लिए मतलब डॉक्टर डरते थे कि कहीं इसका हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के आने के बाद कोई हाँ नहीं कहता था ये करो। हड्डियाँ इतनी पोली हो चुकी थी कि मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस सारे थे कि स्टॉप रन लिखा। उसमें तो डॉक्टर के पर्चे देखते तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर अच्छा लगता है। स्टॉप रन, डॉक्टर ने कहा हार्ड सरफेस पे बिल्कुल मत जाना, चलना भी तो ग्रास पे चलो। उस सिचुएशन में मैंने प्लानिंग की। सबसे पहले अपना डाइट कंट्रोल किया, डाइट कंट्रोल करने के वर्कआउट का प्लानिंग किया कि ठीक है मैं बहुत हार्ड नहीं कर सकती, कैसे कैसे स्लो करके जाएंगे। और वेट लॉस जब 30 किलो हुआ ना तो फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर स्ट्रेंथ वर्कआउट मैंने करना शुरू किया। और पहला नेशनल 2008 अक्टूबर या नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था और फरवरी में नेशनल हिसार में हुआ। पहले नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल लिया और एक सिल्वर था, और गोल्ड मेडल में हाई जंप में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उस बिहाफ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप फिनलैंड में हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ और उसमें मैंने वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल लिया। अरे वाह, फर्स्ट टाइम। मतलब एक लड़की जहाँ एकदम मरी पड़ी है, जिसका कोई विज़न नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और वो वहाँ पहुँचती है, तो वो लगता है कि वो नीलू और आज की ये नीलू, ऐसा सोच सब हर महिला को रखना चाहिए कि आप अपने आप को, आपके अंदर कुछ भी करेज है, आप कुछ भी किसी भी फील्ड में कर सकते हो, तो अपनी इच्छा को मारे ना। क्योंकि जो मेरा 14 साल का गैप था, जो 14 साल में तड़पी हूँ दौड़ने के लिए, रोज़ सपना आता था, रोज़ सुबह पसीना पसीना होता था, लगता मैं ट्रैक पे दौड़ रही हूँ और मैं जीत रही हूँ। हमेशा जीतने का मैंने सपना देखा, और जब मैं जीती, पहली बार जीती,
तो कसम से आज तक वो सपना दोबारा नहीं आया। तो सपने देखने Incredible, नीरू चाहिए। जी, आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं हमारे Right. पूरे भारत के लिए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपका, नैना जी का और नीति जी का एग्जाम्पल्स बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल से जितनी भी महिलाएं अभी सुन रही होंगी उनको भी बहुत हिम्मत आ रही होगी बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं से तो वो एक डिसीजन होता है ना, वो एक डिसीजन लेना पड़ता है, बिल्कुल और लेना वो पड़ता डिसीजन है। अंदर से ही आता है, वो हिम्मत अंदर से ही आती है। रोकने के लिए बहुत लोग मिलेंगे। अब आज मैं 50+ हूँ तो आज भी रोकते लोग, अरे मैडम उम्र हो रही, छोड़ो अब जाने दो, कमर खिसक जाएगी। लेकिन मैं लॉन्ग जंप भी करती हूँ, हाई जंप भी करती हूँ, हर्डल भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं हर्डल रेस खत्म करती हूँ तो मुझे लगता है मेरी लाइफ के सारे हर्डल्स पीछे चले गए। आज जितनी भी स्टोरीज हमने सुनी उससे मुझे भी बहुत हिम्मत मिली है, और एक चीज मुझे यही समझ में आई है कि एंड ऑफ द डे सब कुछ अंदर है। हिम्मत दो, हिम्मत लो। कभी भी किसी को ना तो नेगेटिव बोलना अगर आप उसका फायदा चाहते हो, और सबसे बड़ा फायदा खुद के लिए जब हम चाहते हैं, आपने कहा सेल्फिशनेस। अगर आप रियल में खुद के लिए भला चाहते हो, कभी अपने आप को नहीं बोलना कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मेरे अंदर ये पावर नहीं है। जब आप जितना बार बोल रहे हो, आप अपनी पावर और कम कर रहे हो, बिकॉज न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, राइट। तो जो मैं समझा हूँ एक टेकअवे आज के हमारे सेशन का, मैं समझा हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ अंदर है, और न्यूरल पाथवेज हमारे बिलीफ सिस्टम से बनते हैं। बचपन से हम किस तरह से बड़े हुए हैं, कौन हमारे दिमाग में क्या डालता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे चेंज भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से कहा कि जितना समय हम उसको पे प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही बढ़ता रहेगा। सो डेली एफर्मेशंस, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते रहें, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत भी दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप एवरीबडी गेट सम बेनिफिट। जिस सिचुएशन में है, अपने न्यूरल पाथ को रीसेट कर सकते हैं, अपने अच्छाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना उसे प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी बढ़ेगी। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। आज इसी वक्त अगर हम डिसाइड कर ले और पॉजिटिव एफर्मेशन दे अपने आप को डेली, बावजूद इसके कि बाहर की परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम अंदर वो हिम्मत रखें और अपने आप को बार बार ये याद दिलाते रहें कि आई कैन डू इट, आई एम पॉसिबल इज इम्पॉसिबल। यस। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम विराम लेते हैं, और आप सभी का शुक्रिया करते हैं। ऐसी और बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां आप सबके लिए लेते आएंगे। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार। नमस्कार, मैं स्नेहा जावले मुंबई से आई हूँ। मुझे मेरे इन-लॉज़ ने जलाया था फॉर द डाउरी रीज़न। दहेज प्रथा की पीड़िता हूँ। मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ मेरा लाइफ ख़त्म हुआ था। कहते हैं भगवान की तरफ से कि जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है वहाँ हज़ारों दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, मेरे बारे में भी ये बहुत सही रहा। जब मेरा ब्यूटी चला गया, इन-लॉज़ ने जलाया, तो वहाँ पे मुझे था कि अब इसके बाद जाके आगे मैं क्या करूँगी। मैं ज़िंदा हूँ तो मैं क्यों हूँ ज़िंदा। बट बचपन से ही कहीं ना कहीं मैं मेडिटेशन की तरफ थी, तो मेरा बेसमेंट वहाँ से भगवान ने, डेस्टिनी ने करके लिया था शायद। और जब मैंने अपनी शुरुआत की तो रोज़ी रोटी, ब्रेड एंड बटर के लिए क्या करना है घर चलाने के लिए, क्योंकि 4 साल का बेटा लेके इन-लॉज़ निकल चुके थे। पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया था, तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स था कि अब आगे क्या। क्योंकि जब आज आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा चेहरा 22 सर्जरी के बाद मैं आपके सामने बैठी हूँ, टोटल 22 सर्जरीज। तो जर्नी वहाँ से सिंगल जब शुरू हुआ तब वो क्वेश्चन था, क्योंकि ब्यूटी निकल गई थी तो आगे कैसे करना है। लड़की के लिए शादी भी करनी होती है तो गुड लुकिंग चाहिए, गोरी लड़की चाहिए, टॉल चाहिए, ये सब कैटेगरीज अपने यहाँ ब्यूटी के पहले से हैं। तो वो सब ब्यूटी कैटेगरीज तोड़ के आगे बढ़ने के लिए जब आ रही थी तब तकलीफ़ें बहुत हुई, मुश्किल बहुत आई, मगर फिर भी एक ज़िद थी, चाहत थी कि मुझे आना ही है, मुझे अपनी खोई हुई आइडेंटिटी दोबारा बनानी है। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुआ था। मैंने एक बार ऐड देखा था टैरो कार्ड का, और वहाँ से मेरे गुरु कल्पना काये जी वो मुझे मिली। उन्होंने मुझे टैरेट कार्ड सिखाया, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोटिज्म, ग्राफोलॉजी, चाय कॉफ़ी से भविष्य बताना, टी कॉफ़ी रीडिंग, ये सब करते हुए मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। मैंने इनकम वहाँ से शुरू किया था। बट ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई अध्यात्म से ही थी, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे थे, लोग अच्छे से जुड़ रहे थे। तो भगवान ने जो मेरा डेस्टिनी आगे जो भी होने वाला था उसका बेस मेरे बचपन में एज ए मेडिटेशन करवाया था, ये आज इस उम्र में बहुत स्ट्रांगली पता चलता है।
तो उसी तरह से करते हुए जर्नी आज तक आया है। फिर वहाँ से भी था कि लोगों के लिए प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, तो जो जॉब करते हैं उनका एक फ़िक्स सैलरी अमाउंट आता है, उनके लिए प्रेडिक्शंस देना बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ एक्टर्स से कनेक्ट किया कि आप आज स्टार हो कल नहीं हो, या आज नहीं हो तो रातों रात स्टार बनते हो। पॉलिटिशियंस है जिनका लाइफ कभी फिक्स नहीं है जर्नी, आज क्या है कल क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके लिए प्रेडिक्शंस दिए थे और वहाँ से फिर आगे अपने आप में भी ग्रोथ हो गई, लोग जुड़ते गए और यहाँ तक आई। बट द सेम टाइम जब जर्नी शुरू था तो वो अपने आप के लिए टाइम जितना जा रहा था उससे ज़्यादा था कि मैं औरों के लिए भी कुछ कर पाऊँ। किसी के चेहरे पे अगर दिन में एक बार मैं मुस्कान दे सकती हूँ तो मेरा वो दिन सफल रहेगा। उस चाह में सोशली भी काफ़ी जुड़ गई थी। तो आज अपना खुद का एनजीओ भी चलाते हैं, बचत गट भी चलाते हैं और एनजीओ के थ्रू हम तकरीबन 300 से ज़्यादा लेडीज़ के लिए एवरी मंथ सैनिटरी नैपकिन्स भी देते हैं, उनकी हेल्थ केयर को ध्यान रखते हुए। उस बच्चों के लिए दवाइयाँ भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहती है। मेडिकली जो भी तकलीफ़ आते हैं वो किसी न किसी की हेल्प लेके उन तक तकलीफ़ उनकी दूर करे और मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचा दे, इसके लिए भी काम करते हैं। तो इस तरह से लोगों से जुड़ी हुई हूँ। कोरोना काल में भी सेवा करने का मौका उस विधाता ने दिया था, जो हमने पूरे दिल से किया था। लोग आज भी याद करते हैं, मिलते हैं तो बताते हैं कि आपने हमारे घर पे राशन भेजा था, तो वो हमने नहीं भेजा था, उनके लिए आया था जो हमारे तक पहुँचा और हमने उन तक दिया था। वहाँ से जब मौका मिला तो निर्भया घटना जो घटी थी 2012 में दिल्ली में, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल थिएटर प्ले हुआ था जिसमें अन्य निर्भया की स्टोरी के साथ 5 स्टोरीज़ थे, रियल लाइफ रियल टेस्टमनी। तो मेरी ओन स्टोरी के साथ मैं उसमें अपनी कलाकार भी थी, जिसको हमने देश विदेश में किए हुए थे। साथ ही साथ अवार्ड को इसलिए खुशी मिलती है बोलने के लिए कि एक शाबाशी सभी लोगों से, संस्थाओं से और समाज से मिलता है। तो हाँ, कुछ वो अवार्ड्स भी गेन कर पाए हैं जो शाबाशी की तरह आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी देते हैं कि आपको आगे बढ़ना है और भी कुछ काम करना है। तो आज यहाँ पे हूँ। बीच में मौका मिला, राइटिंग का शौक़ है तो डायलॉग राइटिंग मराठी डेली सोप्स के लिए, टीवी के लिए किया हुआ है। पर्सनली कविताएं भी लिखती हूँ, शायरी भी लिखती हूँ, उसी के साथ साथ बाकी काम भी चालू है। तो आज थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, सबके साथ जुड़ी हूँ और समाज के लिए कुछ न कुछ करने का मौका मिल रहा है। अभ्यास का तू अभ्यास कर, अपना तो हर प्रयास कर। अभ्यास का तू अभ्यास कर, अपना तो हर प्रयास कर। दुर्लभ नहीं है लक्ष्य कोई, होगा सफल ये विश्वास है। सुख चैन नींद को त्याग कर, पत्थर सा तन मन तैयार कर। अभ्यास का तू अभ्यास कर, अपना तू हर प्रयास कर। जैसे सरिताएं बेगन बढ़ाकर, बाधाएं तो लक्ष्य को पा जाती हैं। जैसे सरिताएं बेगन बढ़ाकर, बाधाएं तोड़ लक्ष्य को पा जाती है। ऐसी अविरल राह पे चलकर नूतन इतिहास रचने को तो चल। अग्नि हो प्राणों में जैसे कोई, ऐसा तू
प्रयास कर, अभ्यास का तू अभ्यास कर, अपना तू हर प्रयास कर, अभ्यास का तू अभ्यास कर, अपना तू हर प्रयास कर, अभ्यास का तू अभ्यास कर, अपना तू हर प्रयास कर। अभ्यास का तू अभ्यास कर,